अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर बिनादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का शायद ये पहला बजट होगा जिसमें किसी किस्म का शोर शराबा नहीं हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना को हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं हुई और अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा तो दूर की बात, चूं की आवाज़ भी नहीं आई। और जितने प्यार और मोहब्बत से ये बिल पेश हो गया, उसी तरह प्यार और मोहब्बत से ये बिल डेफिनेटली वहाँ से अप्रूव और पास भी हो जाएगा। सख्त फैसले लेने का हुकूमत कहती रही और वो सख्त फैसले कर लिए, लेकिन कहीं से आवाम की आवाज़ नहीं उठी। आवाम के लिए आवाज़ उठाने वालों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज के जो प्रोग्राम के अहम सवालात हैं वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ। अली परवेज़ मलिक साहब, रहनुमा है PMLN के MNA। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी हैं, रहनुमा PTI। अस्सलाम वालेकुम ओन अब्बास बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। भी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार अमीर अब्बास साहब। थैंक यू अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वो 5 सवाल जिसके जवाबात आज अपने प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से पूछेंगे, वो आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि IMF अभी भी नाखुश है, हुकूमत मजीद सख्त फैसलों के लिए तैयार और अवाम। बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा और टैक्सेस में भी इजाफा, तनख्वाहें वहीं के वहीं, कैसे होगा गुजारा। सवाल नंबर 3 है कि हकीकी अपोजिशन से महरूम पार्लिमान कौन बनेगा अवाम की आवाज। सवाल नंबर 4, क्या इमरान खान साहब ने हार तस्लीम कर ली है। सवाल नंबर 5, सियासी इस्तेहकाम भी था, मईशत भी तरक्की पजीर थी, फिर खान को क्यों निकाला। एक अवामी सवाल जो हमने आज के प्रोग्राम में शामिल किया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पहले तो मुझे जरा ये बताएं, जिस पार्लिमान की हम बात कर रहे हैं कि बड़ा स्मूथली बजट पेश भी हो गया, अपोजिशन ने चूचरा भी नहीं की, और अपोजिशन लीडर कौन है, राजा रियाज साहब, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती नहीं, आप इसको तस्लीम करते कि आपको अवाम ने चुना, आपको अवाम ने अपना नुमाइंदा बनाया, आप असेंबली में जाएंगे, अवाम के लिए आवाज उठाएंगे, लेकिन आप अवाम के लिए आवाज नहीं उठा रहे। डेमोक्रेसी मुकम्मल ही नहीं हो सकती ऑपोजिशन के बगैर। अगर जमहूरियत में से आप ऑपोजिशन को माइनस कर दें तो वो जमहूरियत फिर फाशिज्म बन जाती है। ऑपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग, ऑपोजिशन को कहा जाता है वॉचडॉग, वो नजर रखती है हुकूमत के ऊपर। और वो हुकूमत कोई भी हो ना, वो इमरान खान साहब की हो या आज की exactly. हुकूमत अवाम की तर्जुमानी नहीं करती है, तर्जुमानी कर रही होती है ऑपोजिशन। सो अगर ऑपोजिशन ही भाग जाए मैदान छोड़ के और पार्लियामान को छोड़ के भाग जाए, चले 2-3 महीने की बात अगर होती ना, तो फिर तो था कि आप छोड़ के चले गए, आप वापस नहीं आ रहे। ये हुकूमत तो तय कर चुकी है कि हम नहीं जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि हम अगले साल अगस्त तक ये मुद्दत अपनी असेंबली पूरी करेगी और इलेक्शन नवंबर या अक्टूबर 2023 में होंगे। तो आप इतने अरसे के लिए अगर इस पार्लियामान को खाली छोड़ देंगे, भले आपकी आवाज इस वक्त माइनॉरिटी में है और हुकूमत के पास अक्सरियत है, लेकिन आपके ऊपर जिस तरह हुकूमत का अगर कुछ गलत होगा ना इस मुल्क में, जितनी हुकूमत कसूरवार है उतनी ही ऑपोजिशन कसूरवार होगी, क्योंकि ये बिल्कुल नहर के 2 किनारों की तरह साथ साथ चलती है, मिलती नहीं है कभी भी, बिल्कुल ठीक साथ चलते हैं। ये तो मैं समझता हूँ बहुत धोखा है इस कौम के साथ, धोखा है मुल्क और कौम के साथ। और बात अपी साहब आपसे सवाल कर रही थी, लेकिन आपका वीडियो लिंक थोड़ा सा मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम कर गया था, बट एनीवेज लेट अस कंटिन्यू। मेरा सवाल ये था कि ये कितना गलत फैसला है कि आप पार्लियामान में आवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहे, वो आवाम जिसके लिए उन्होंने आपको चुना, आपको पार्लियामान भेजा। अमीर अब्बास साहब इसको आपकी बहुत बड़ी गलती और धोखा करार दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बीबी मैं डिसएग्री करूंगा अमीर साहब की बात से। देखिए पॉइंट ये है कि अगर उस वक्त या इस वक्त हम इस पार्लियामान का हिस्सा होते तो क्या होता। एक, हम इस पार्लियामान को, जिसको हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं या इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं या बैरूनी साजिश के नतीजे में हुकूमत आई है, उसका अगर पार्ट बन जाते तो हम इस गुनाह में, साजिश में उनका ऑटोमेटिकली उनके पार्टनर बन जाते। नंबर 1। नंबर 2, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हम आज पार्लियामान में बैठे होते तो क्या ये बजट अप्रूव ना करा पाते। 2 दफा हमने शोर मचाना था, शाम को 2 कुर्सियां मारनी थी, 2 कागज उठा के मारने थे, बजट पास हो जाना था। लेकिन जिस किस्म का बजट आज दिया है, अवाम के साथ हो क्या रहा है, हमारे क्या शोर गूगे की वजह से बजट रिप्लेस हो जाना था, रिवाइज हो जाना था, ये टैक्सेस कम हो जाने थे, या फर्टिलाइजर के ऊपर सेल्स टैक्स रिवर्स हो जाना था, या LNG के ऊपर जो सेल्स टैक्स 10% लगा वो कम हो जाता, या पेट्रोल लेवी जो है जो 710 अरब वो रिवर्स हो जाती, या इसके बाद इन्होंने अपना फूड बास्केट के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो इन्होंने मामला किए वो कम हो जाते। मतलब ये चीजें कुछ भी नहीं हो सकती थी सिवाय इसके। देखिए आज अवाम ने हमसे सवाल पूछना था, आप कहते थे ये साजिशी है,
आप कहते थे ये किसी साजिश के नतीजे में आए, तो आप पार्लियामेंट में बैठे क्या कर रहे हैं? इसको लेजिटिमेट करा दे देते। अच्छा, लेकिन ऑन अब्बास भप्पी साहब, अगर आप वाकई ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं आप दिल से तस्लीम करते हैं, तो फिर कदम बढ़ाइए, जाइए स्पीकर के पास हाजिरी लगाइए, अपने इस्तीफे मंजूर कराइए और फिर अपनी सैलरीज जो आप लोगों के बैंक्स में जा रही हैं वो ब्लॉक करवाइए और फिर आप लोग चैन से सड़कों पर आइए। अच्छा, एक अर्ज करूं बीबी, 1,74,800 रुपए से कोई इतने ज्यादा अरबपति नहीं हो रहे हमारे एमएनएस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, 1 रुपया भी हराम है अगर आप पार्लियामेंट नहीं जा रहे माजरत के साथ। आपने कहा ना सैलरी के वाले से, तो 1,74,800 रुपए की एमएनए की तनख्वाह होती है, तो इससे कोई लाखोंपति करोड़पति नहीं होने लगे। पॉइंट एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है, जिस हुकूमत को नहीं मानते उसके स्पीकर को कैसे माने? हमने अपने स्पीकर को इस्तीफे, हमने अपने स्पीकर के अच्छा, एक सेकंड, मैं अली परवेज मलिक साहब के पास जाऊंगी, लेकिन एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं अमीर अब्बास साहब। अली भाई से माजरत के साथ 2 बातें फरमाई हैं बप्पी साहब ने, मैं उस पर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, आप इस हुकूमत को इंपोर्टेड मानते हैं, आप इसको इंपोर्टेड मानते रहें, आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा बने। ओ बाबा, असेंबली तो इंपोर्टेड नहीं है ना, ये तो 2018 के उस इलेक्शन के तहत आई थी जिसको आप जेन्युइन इलेक्शन कहते हैं। आपने असेंबली में आके बैठना है, असेंबली तो इंपोर्टेड नहीं है ना, हुकूमत इंपोर्टेड होगी आपकी नजर में। दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि अगर हम आ भी जाएंगे तो हम कौन सा बजट को पास होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यह है कि हर ऑपोजिशन जो होगी उसको फिर असेंबली छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑपोजिशन बजट को तो नहीं रोक सकती पास होने से। हुकूमती फैसलों को भी नहीं कर सकती, फिर तो हर ऑपोजिशन को इलेक्ट होने के बाद असेंबली छोड़ के चले जाना चाहिए। चले अली परवेज मलिक साहब, आप मुझे बताएगा कि आपकी पार्टी की सतह पर क्या फैसले हुए हैं? अगर इनके वाकई रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट करने में आप संजीदा हैं तो क्या अमली इकदाम उठाएंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी हम स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे, हमने रिजाइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अमीर अब्बास साहब ने बड़ी बुनियादी बातें उठाई हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप इस असेंबली की वजूद को ही नहीं एक्सेप्ट करते तो मुझे बताएं वो क्यों स्पीकर साहब के पास आके पेश नहीं होते और अपने इस्तीफों को कंफर्म करवाते हैं? क्यों उन्हीं लॉजेस के अंदर आज भी बैठे हुए हैं? क्यों वही तनख्वाहें ड्रॉ कर रहे हैं? क्यों वही पर्क्स अवेल कर रहे हैं? क्यों उनकी जो गाड़ियां जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज के पास मौजूद होती हैं आज भी उनको अवेल कर रहे हैं? तो खुदा के लिए ये दोगलापन बंद करें। अब जहां तक ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट का नैरेटिव ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, देखें इनका केस क्या है। इनका केस ये है ना कि जी ये कहते हैं कि जी वजीर आजम साहब क्योंकि रशिया के साथ रिलेशनशिप को एडवांस करना चाहते थे, इसलिए वेस्टर्न ममालिक ने इनके खिलाफ साजिश की और अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर वक्त हुकूमत को डिस्प्लेस किया। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी जो यहाँ पे अफवाज हैं उनके सरबराहान को तो ये मीर जाफर कहते हैं, इसका मतलब है उनके वजूद को तो ये तस्लीम नहीं करते, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के वजूद को भी ये तस्लीम नहीं करते। पर वो शख्स जिसको इन्होंने जमादार नहीं लगाना था और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद का इंचार्ज बना दिया है इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे, जब शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूं तो उनका 3-4 दिन पहले का बयान जरा निकाल लें। वो टीवी पे आके क्या फरमा रहे थे? वो ये कह रहे थे कि जब अमेरिका, ये जो रशिया का इमरान खान का विजिट भी नहीं हुआ था, वो कहते हैं मेरे पास इतलाहात मौजूद थी कि ये जो हमारे इत्तेहादी जमातें हैं ये ऑपोजिशन के साथ राब्ते के अंदर हैं और ये हुकूमत के खिलाफ कोई पेशरफ्त करेंगे। तो मुझे बताएं, कम से कम अभी अपने रवैये को एक दफा उसके ऊपर नजरसानी कर लेना और कुछ तो नदामत का इजहार करें। मैं तो इतनी सी बात अच्छा, वैसे मुझे पता नहीं था कि पीएमएलएन पे ये वक्त भी आना था कि वो शेख रशीद साहब की बातों को कोट करे प्रोग्राम में और फिर उनको इतनी अहमियत भी दे जितनी अहमियत आप दे रहे हैं। और बाय द वे शेख रशीद साहब ने जो बात की है वो प्रोग्राम मैंने पता नहीं कौन सी अहमियत दे दी। मैंने तो आपसे कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंगें हुई, एक दफा उस वक्त जब वजीर आजम इमरान खान था और एक दफा उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, और मैंने कहा कि जी ये तो उसको भी तस्लीम नहीं करते तंजन एक ऐसे आदमी को जिसको जमादार नहीं लगाना था, कम से कम उसका ही बयान कबूल कर ले क्योंकि उनको अपने सर का ताज बनाया हुआ था। इसमें मैंने क्या शेख रशीद साहब को कोट कर दिया, मुझे आपका जो मजाक था वो समझ नहीं आया। अच्छा, गुजारिश इस तरह से अमीर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक है कि जमहूरियत उसी वक्त कंप्लीट होती है जब ऑपोजिशन आके भरपूर अपना किरदार अदा करे।
और मैंने तो हुकूमत सवाल को वैसे हुकूमत अली- इसीलिए हाँ। कहते हैं क्योंकि उनके पास असेंबली में मेजॉरिटी मौजूद होती है, पर जब असेंबली के फ्लोर के ऊपर ऑपोजिशन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करती है ना, लोगों के इश्यूज की तर्जमानी करती है, तो हुकूमत को अपने रवैये को दोबारा से नजरसानी करनी पड़ती है। और यही वो कॉन्सेप्ट ईवान के अंदर जो बजट डिबेट को आगे लेके चलने का होता है, यही उसके पीछे बुनियादी सोच है। तो लोगों को अपना मुझे ब्रेक रवैया लेने देखना दीजिएगा। चाहिए और हर बिल्कुल चीज के ठीक है। ऊपर सियासत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है अली परवेज मलिक साहब, लेकिन सवाल मेरा बेसिकली ये था कि ये तो कहते हैं स्पीकर के सामने हम पेश होने को तैयार नहीं है, तो अब आपकी हिकमत अमली क्या है कि इनके रेजिग्नेशन आप लोग करें? अगर आप लोग ये तस्लीम कर चुके हैं, मेरी माइंड तो बना एडवाइस चुके हैं, हुकूमत लेकिन को है कि ये जो दोगले लोग हैं जो जिमनी इलेक्शन के अंदर तो हिस्सा लेने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और ऊपर कहते हैं हमने इस्तीफा दे दिया, इनके ठीक है। सिर्फ और इस्तीफे एक्सेप्ट करने चाहिए और उनके ऊपर जिमनी चलिए। इलेक्शन कराने चाहिए। हमजा शहबाज इंपोर्टेड नहीं है और शहबाज शरीफ इंपोर्टेड है, मतलब हमजा शहबाज की असेंबली में जाके बैठ जाना है, शहबाज शरीफ की असेंबली में चलिए मैं नहीं बैठना। ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूं तो जरा बजट के हवाले से बात करते हैं कि जो सख्त फैसलों की बात हो गई है, अब पेट्रोलियम प्राइसेस पे में मजीद इजाफा होगा, सब्सिडी खत्म होगी, चाहे वो बिजली के नेक हो, गैस के हो, पेट्रोल के हो, मजीद टैक्सेस हो या टैक्सेस में इजाफा हो, तो ये आम आदमी इसको अफोर्ड कैसे करेगा, खासतौर पे जो मिडिल क्लास है और सैलरी क्लास है। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत ने कहा है कि ये हुकूमत है जिसकी तनख्वाह 40,000 से कम है, 2,000 रुपये देगी। यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी स्टोर्स पे भी सब्सिडी देगी। यूटिलिटी बिल स्टोर्स पे जाने वाली आवाम क्या राय रखती है, क्या उनको वहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, मिल रही हैं तो किस तरह से मिल रही हैं? एक छोटा सा पैकेज ज़रा देखिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने ये एक पैकेज देखा है। ज़रा ओनाबाद बप्पी साहब, आप ये कहते हैं कि जी आपके पार्लियामान में होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क नहीं पड़ता वो तो अमीर अब्बास साहब ने यहाँ पे बताया भी है, लेकिन आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम के आगे जवाबदेह भी हैं। मुझे ज़रा समझाएं और इस हुकूमत को समझाएं कि एक सैलरी क्लास, एक जो हमारा मिडिल क्लास है, वो सरवाइव कैसे करेगा, वो बजट कैसे बनाएगा अपना, जब हर चीज़ पे, हर चीज़ की कीमतें में हुकूमत के लिए कहना बहुत आसान है कि जी हमें सख्त फैसले करने हैं और कर लेंगे ताकि श्रीलंका वाली सूरत हाल से हम बच जाएं। ठीक, नादी बीबी, एक तो मुझे प्लीज अपना टाइम मुकम्मल करनी दीजिए, और मैंने पिछली दफा भी आपकी टीम से दरख्वास्त की थी कि आप टाइम पे ना बैलेंस नहीं करती, तो प्लीज इस दफा मुझे बात मुकम्मल करने दीजिएगा। पिछली दफा आपने बात पूरी मुकम्मल नहीं कर रही थी। अमीर साहब ने कहा कि जी ऑपोजिशन जो पार्लियामान है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, गवर्नमेंट पर। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पार्लियामान में जितनी जमातें बैठी हैं, क्या वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है? बाकी तो छोड़े, जो ऑपोजिशन है वो भी गवर्नमेंट का पार्ट है। राजा रियाज जैसे शख्स को उठा के ऑपोजिशन लीडर बना दिया है, तो क्या वो इंपोर्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहा? इस पूरी पार्लियामेंट में जो शख्स बैठा है वो पूरे इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा है। सो इस वक्त पार्लियामान और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रह गया। इट्स वन एंड द सेम थिंग, नंबर वन। नंबर टू, बार बार कह रहे हैं इस्तीफे दे दे। आज हुकूमत को कहें इस्तीफे एक्सेप्ट कर दे, ऐसी कौन सी तकलीफ है? हमने इस्तीफे लिखे, हमने डिप्टी स्पीकर को दिए, उसने एक्सेप्ट किया, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि 1,74,000 या एमएनए का हॉस्टल ये रख के बैठे हैं, आप एक्सेप्ट करके इनको बाहर निकाल दे। हमारी अना और हमारी ऑनर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती कि हम राजा परवेज शरफ के सामने जा पेश हों और इनकी जाके दोबारा कंफर्मेशन दें। अब तीसरी चीज की आ जाती है। पॉइंट ये है कि अगर वेरी फ्रैंकली अवाम के लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सी गवर्नमेंट ला रही है, वो तो ये कंपैरिजन कर ली है कि आज से 2 माह पहले इस हुकूमत के तहत, इस हुकूमत और पिछली हुकूमत में फर्क देख लीजिए कि एक इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी, रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड आ रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हो रही हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन भी रिकॉर्ड हो रही है। अचानक हुआ क्या? यानी 70 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो पे कैसे पहुंची? 150 रुपए लीटर पेट्रोल 210 रुपए पे कैसे पहुंचा? 350 रुपए लीटर घी जो था वो आज 600 रुपए किलो कैसे पहुंचा? बिजली जो 16 रुपए का यूनिट था आज 24 रुपए पे कैसे पहुंच गया? या और तो और गैस की प्राइसेस देख लें कि वो इस वक्त 40% से ज्यादा गैस की प्राइसेस। आखिर इस वक्त पाकिस्तान में कौन सी ऐसी हैजान की कैफियत आई है कि अचानक 2 महीने के अंदर हर चीज उल्टी हुई? बीबी, असल एक इशू था। हमारे जो गवर्नमेंट 2 महीने पहले मौजूद थी उसके पास एक मैंडेट था, हमारे पास एक मोरालिटी थी, हमारे पास एक वैलिडिटी थी कि हम लोगों से वोट लेके आए थे। जो चोर रास्ते से आते हैं वो शॉर्ट टर्म रास्ते तोड़ते। यही आईएमएफ था जिसको इमरान खान साहब फेस कर रहे थे। यही आईएमएफ था जो हमें डिक्टेशन देता था, हम बर्दाश्त करते थे कि भाई 12 रुपए लीटर बढ़ाएंगे, 4 रुपए नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस आपके हिसाब से नहीं बढ़ाएंगे। आज वही गवर्नमेंट बीबी गुलामी की एक कीमत होती है जो कि अब ये कौम अदा कर रही है इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के नतीजे में। एंड अल्लाह ना करे जो मामला जैसे जा रहे हैं, 210 रुपए इज जस्ट द बिगिनिंग।
275 से 300 रुपए लीटर का पेट्रोल हो जाएगा। मैं तो हैरान हूं इनको आखिर हुकूमत देने की इतनी जल्दी किस चीज की थी। और ये पेट्रोल नहीं है, बिजली की जो कीमतें बढ़ने जा रही हैं, ये यूनिट 45 रुपए का हो जाएगा। उसकी वजह है कि जिस वक्त जो हमारे कार्गोज आ रहे हैं जो कतर से आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट 100% लेटर ऑफ क्रेडिट कैश चाहिए, यानी कि एलसी अब क्रेडिट पे नहीं खोल रही, कैश मार्जिन पे खुलेगी 100% पे। सो जो कंपनी 100% कैश जमा कराएंगी, विच इज ऑलमोस्ट एक महीने का तकरीबन $500 बिलियन बनता है, उसको ऑटोमेटिकली अपने कैश मार्जिन से पैसे निकालने पड़ेंगे। वो कॉस्ट इनबिल्ट करेगी, आपकी जो फ्यूल प्राइस बढ़ेगी आपकी बिजली के रेट को चढ़ जाने। सो बिल्कुल जब फ्यूल प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हर चीज पर होगा। ऑनबाज वपी साहब, मैं वापस आऊंगी। सर को टच करने वाले हैं 30%। जो दुनिया में इस वक्त टर्की जो है ना 72% पे, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के चौथे या पांचवें नंबर पे आ जाएगा, जहां इन्फ्लेशन पीक पे जाने वाली है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, जी बपी साहब वापस आऊंगी, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे डॉक्टर आयशा गौस साहिबा से, तो ये सवाल हमने पूछा था कि ये किस तरह से मुमकिन होगा, अवाम इसके लिए कैसे तैयार होगी, अवाम का गुजारा कैसे होगा। और जब उनसे ये सवाल पूछा था तो आयशा गौस साहिबा ने क्या कहा था, एक छोटा सा क्लिप है। तवज्जो से ये कहना चाहती हूँ कि मुल्क में हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम उतना कंज्यूम कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड पे रह रहे हैं जिसमें हमारे पास वसाइल नहीं है। हमें अपने बिहेवियर में थोड़ी थोड़ी चेंजेस लेके आना इनएविटेबल है, हमें करना ही करना है। ये सारे मेजर्स हमने जो अभी लिए हैं, चाहे वो ऑस्टेरिटी के मेजर्स हो गवर्नमेंट बजट में, चाहे वो इम्पोर्ट लग्जरी आइटम पे बैन हो, या उनकी कंजम्पशन की रिडक्शन की पॉलिसी हो, या जो हम बाकी चीजें अपनी मैक्रो पॉलिसी से कर रहे हैं, हम सिग्नल करना चाह रहे हैं कि अब पाकिस्तानियों को ये एहसास हो जो हमारा अंदाज रहा है, जिस लग्जरी में हम रहे हैं या जिस तरीके से हम रहे हैं, वो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, मतलब पाकिस्तानी जरा अपनी औकात में रहे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जरा लफ्ज आपने स्ट्रॉन्ग कह दिया, अपनी चादर से ज्यादा पाँव ना फैलाएं एज ए नेशन। एक दूसरा, जो ज्यादा अमीर तबके के लोग हों वो अपनी उसको भी एहसास जिम्मेदारी बिल्कुल है। ये तो उन्होंने कह दिया कि जी अपनी चादर से ज्यादा पाँव ना फैलाएं, लेकिन चादर की डेफिनेशन क्या है? वो जिस लग्जरीज की बात करिए, एक मखसूस तबका होगा जो वो लग्जरीज को अवेल कर रहा होगा। मेरे सामने एक रियाज सोहेल साहब जो कि बीबीसी के रिपोर्टर है, उनकी एक ट्वीट थी जिसने मेरा कम से कम दिल हिला दिया, और मैं इस पे अमीर अब्बास साहब से पूछूंगी कि इस क्लास के बारे में कौन सोचेगा और वो ये अब क्या करेंगे। उनकी उस पर एक तस्वीर है जिसमें वो एक खातून है जो रो रही हैं, और वो कहती हैं कि बच्चे कहते हैं कि माँ रोज दाल क्यों बनाती हो, ये देखिए बगैर तड़के वाली दाल, इसमें टमाटर भी नहीं है और हरी मिर्च भी नहीं है, दूध कुव्वत खरीद में नहीं है, काली चाय पीते हैं, सिर्फ सर्फ महंगा है तो रात को कपड़े कास्टिक सोडा में डालकर सुबह को निकालते हैं तो बच्चे कहते हैं कि इसमें से बू आती है। कराची की एक मजदूर खातून की रोईदाद, और हमें ये कह रही हैं कि आपको लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा, चादर से ज्यादा आप पाँव फैलाते हैं, लिविंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इनके लिए भी यही मशवरा है, ये क्या करें फिर, भूखे मरे? देखिए, वो कहते हैं ना कि चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा? आप कौम से, लोगों से बार बार खराज वसूल करते हैं कि कौम बर्दाश्त करे, कौम साथ दे, कौम ताउन करे। हम माना कि अगर मुश्किल वक्त है तो हम भी अपने अखराजात और अपने तर्ज ज़िंदगी पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन मेरे तो बाल ये दाढ़ी के सफ़ेद हो गए हैं। हम तो यही बचपन से एक ही जुमला हर दौर के हुक्मरान, सक्सेसिव रजीम, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, कौम ताउन करे, अशराफिया ताउन करे, फलाना ताउन करे, ढिमका। ओ भाई, आप लिख के देने कौम को कि एक दफा आपसे कुर्बानी मांगेंगे फिर कभी नहीं मांगेंगे। और कितने साल की कुर्बानी चाहिए आपको? 10 साल की चाहिए, 20 साल की चाहिए, 50 साल की? हम हाथ जोड़ते हैं लोगों को कि भाई कुर्बान कर दो सब कुछ, वार दो इस मुल्क के ऊपर, जिस तरह ये कहते हैं। उसके बाद भी अगर इस मुल्क का हाल न बदला, उसके बाद भी अगर ये कौम बदबख्त कौम बनी रही और ये कोसती रही जिस तरह इस ट्वीट के अंदर नक्शा खींचा है रियाज सोहेल ने, फिर हम किसका गिरेबान पकड़े? कोई गारंटी भी तो देना कोई हुक्मरान इस मुल्क को, इस कौम को कोई गारंटी भी तो चाहिए ना। हम कुर्बानी कब मिलती है मीर अब्बास साहब? मसला तो फिर आप बताएं हम क्या करें? पॉलिसीज की कंटिन्यूटी भी तो नहीं तो होती बाबा, फिर लोग तो नहीं, तो फिर ऑन अब्बास वपी साहब हक बन जाने हैं ये बात करने में कि जब हम जिस तरीके से भी हम जब मुल्क चला रहे थे तो बहरहाल चला रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी, इकोनॉमी ग्रो भी कर रही थी, हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के एदादो शुमार भी हैं, तो फिर क्या जल्दी पड़ी थी आपको रेजिम चेंज की? आप चलने तो देते।
पॉलिसीज की कंटिन्यूटी तो होने दें, देखिए, फिर आप किसी गवर्नमेंट से श्योरिटी ले और गारंटी चले, वो तो जो हुआ सो हुआ, गलत था या ठीक था वो तो एक बहस है कि वो इनका निकालना, इनका एग्जिट गलत था या ठीक था। लेकिन आज ये जो खुद निकले सही हैं, है। अभी वो राजा रियाज साहब की बात कर रहे थे पप्पी साहब, आज राजा रियाज जैसी फ्रेंडली ऑपोजिशन अगर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इमरान खान जैसी जेन्युइन ऑपोजिशन असेंबली में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं होगी तो डमी ऑपोजिशन तो मिठाई में खाना, तो फाइल का पेट तो भरना है ना। वेरी ट्रू। सो दिस पॉइंट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द ऑपोजिशन राजा रियाज, क्योंकि आपने स्पेस छोड़ी है और आपकी स्पेस किसी ने फिल की है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी कह रहे थे कि हम सख्त फैसले कर रहे हैं, बड़े मुस्कुरा के बताते हैं। पेट्रोलियम प्राइस के इजाफे पे भी वो कह लगाते हैं। तो वो आज कह रहे थे कि जी हम जब फैसले करेंगे तो सारे फैसले एक एक चीज पे ना चलना है। वो मीडिया से गुजारिश कर रहे थे, यानी आप पर्दा डालें, मजबूत रिपोर्टिंग करें। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। इसी बात पर हम अली परवेज मलिक साहब से कहेंगे कि ये जो खातून है जो बगैर तड़के के दाल खाती है और सर्फ नहीं अफोर्ड कर सकती या दूध अफोर्ड नहीं कर सकती, काली चाय पीती है, इस जैसी हजारों लाखों खवातीन के लिए आपके पास क्या मशवरा है? ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस हम माशी इकनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, जो इकनॉमिक सर्वे आया वो क्विक आपके सामने रखूंगी, फिर ज़रा मैं अली परवेज़ मलिक साहब के पास जाऊंगी। जो 2021-2022 जिसकी औनोबाद बप्पी साहब भी कह रहे हैं कि फिर क्यों निकाला, ये जो सवाल हो रहा है। GDP की शरह जो कि 6% रिकॉर्ड की गई थी, उसका हदफ 4.8 मुकर्रर किया था, वो 6% रही। ज़राअत के शोबे की पैदावार 4.4% रिकॉर्ड की गई, जबकि हदफ 3.5% था। इंडस्ट्री के शोबे की पैदावार 7.2% रिकॉर्ड की गई, जबकि उसका टारगेट 6.6% था। सर्विसेज के शोबे में इजाफा 6.2, जबकि हदफ 4.7 था। महंगाई की औसत शरह 13.3% तक पहुंच गई, जिसका हदफ 8 था। महंगाई में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं कर सके। जुलाई था मई में एक्सपोर्ट 28 अरब 84 करोड़ डॉलर रही, जबकि इनका हदफ 26 अरब 83 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया था। इससे पहले कि मैं अली परवेज मलिक साहब से जवाब दूं, डॉक्टर आयशा गौस साहबा जो कि वज़ीर मुमलिकत खजाना है, उनसे भी मैंने ये पूछा था, क्या कहा था उन्होंने। एक छोटा सा 30 सेकंड्स का क्लिप है, जरा सुनिएगा। एक सवाल डॉक्टर आयशा साहबा, इकोनॉमिक सर्वे आया जो 2021-22 का, उसमें जो GDP रेट आया वो 6% आया, यानी आपकी ग्रोथ हो रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो फिर ये हमें क्यों बताया जाता था कि जी पाकिस्तान की मईशत तबाही के दाने पर है, माशी तौर पे पाकिस्तान बदहाल है। मैं उस बात से एग्री करती हूँ कि आपके पास रिजर्व्स नहीं थे, इंपोर्ट बिल्स के आप लोग के पास पैसे नहीं थे, बट इकोनॉमी तो ग्रो कर रही थी। अगर 6% GDP था या नहीं? ये गुजारिश है कि हाँ, जो इकोनॉमिक सर्वे आया 6.1 एस्टिमेट हुआ है 9 महीने के बेसिस पे। आखिरी क्वार्टर रह गया, उसके बाद देखते हैं वो जब आएगा तो प्रोविजनल। लेकिन जो जितना आया उसमें तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, उन्हें करना भी नहीं चाहती, मैं डिजाइन नहीं करती। जी अली परवेज मलिक साहब, अब इसका जरा मुझे जवाब दे दीजिएगा। 6.1 से टारगेट उन्होंने का कम था, अचीव उन्होंने ज्यादा किया। आपने GDP का टारगेट 5% रख दिया, फिर निकालने की वजह क्या बनी? अच्छा, अब नादिया मुझे जरा सा टाइम दीजिएगा, मैं सारी बातों का सबको टाइम दे रही हूँ, आपको भी दूंगी सर। और सबसे पहले जो यहाँ पे सेनेटर साहब जो बुड़बुड़ कर रहे थे ना कि जी राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, तो इनको सिर्फ याद दहानी ये करा दीजिएगा कि राजा रियाज साहब आज असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनको इमरान खान साहब ने उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया था, और उनके पास जो आज जो भी असेंबली के अंदर ऑपोजिशन के मेंबरान मौजूद है ना, उनकी अक्सरियत उनको सपोर्ट कर रही है, इसलिए वो ऑपोजिशन लीडर बने थे। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। मैं ख्याल है बप्पी साहब तो पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल अल्फाज का करे तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन सा पार्लिमानी अल्फाज नहीं किया जी? बुड़बुड़ करना में कौन सा? नहीं, ये जो बुड़बुड़ करने वाली बात थोड़ी सी गैर मुनासिब थी शायद। क्या इसमें गैर मुनासिब है, मुझे आप बता दें। अच्छा चले, गैर मुनासिब है नहीं मलिक साहब, ये कैसे बात कर दी आपने वैसे? अच्छा, मतलब बात इस तरह से है, बात इस तरह से है, इसमें बुड़बुड़ करने में क्या गैर? अच्छा अमीर अब्बास साहब जरा आप बता दें इसमें क्या गैर मुनासिब बात है? मैंने कौन सी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर ली है कि खामखा खुद एक बंदे को असेंबली में लेके आए, खुद उसके ऊपर टिकट इशू किया, और अब आके हमारे सर के ऊपर अब ये सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपने उसको ऑपोजिशन लीडर बना दिया, ना असेंबली छोड़ के जाते, ना मैदान खाली करते, तो आगे बोले क्या इसमें बोल रहे हैं? खामखा की गुफ्तगू कर रहे हैं। गुजारिश बप्पी साहब इनका जवाब ले। आपके सवालात के ऊपर आते हुए गुजारिश इतनी सी है कि मैं बप्पी साहब एक सेकंड इनका सवाल का जवाब। अगर यहाँ पे जज्बाती तकरीरें करने से लोगों के हालात बदलते होते ना, तो पिछले 4 साल के अंदर हालात बदल गए होते।
जिस किस्म की महंगाई पिछले 4 सालों के अंदर अवाम के ऊपर पीटीआई की नालायकी की वजह से गिरी है ना, उससे मैं जानता हूं लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई हुई है। आज जो अब आप बात कर रही है ना कि ग्रोथ 6% थी, तो मैं आपसे 2 टेक्निकल बातें करूंगा और 2 जो सियासी बातें करूंगा, और आपको ये जो ग्रोथ का बयानिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल भट्टी साहब की बात मुझे क्लियर नहीं आ रही, वो क्या कहना चाह रहे हैं? गुजारिश इस तरह से है कि जब आपकी मईशत, जब कोरोना की वबा आई और अली उसके परवेज साहब एक सेकंड आप रुक सकते कॉन्ट्रैक्ट हैं? किया, आई रिक्वेस्ट यू मैं उनकी अली, बात को क्लियर आपको समझ नहीं पा apologize करना पड़ेगा रही। भट्टी पहले। साहब किसको अपोलोजाइज करना पड़ेगा? अली मलिक को अपोलोजाइज करना पड़ेगा जी फॉर यूजिंग दैट गैर पार्लिमानी लफ्ज जी। आप अमीर मैंने तो अब्बास इसको साहब यहाँ पे notify फैसला कर लें कि बुड़ करना जो होता है वो क्या गैर पार्लिमानी है, तो मैं माजरत कर लेता मैं हूँ। अभी- पता नहीं ये अभी कहां से 2 आसमान लफ्ज से पैदा आपके हुए हैं। अपने लीडर की जो कंटेनर की तकरीरें हैं वो आके चलाएं तो अली- सही ना, उसके अली- बाद अली- पहले अली- उसके लिए माजरत करें, कुछ तो शर्म करें। हर चीज के ऊपर सियासत करनी है इन्होंने। अमीर अब्बास साहब आप मेरे अली भाई मलिक- हैं, काबिल एहतराम है, आप फैसला कर लें। अली मलिक एक बात बताओ, अगर इस तरह के 2 लफ्ज मैं आपके बारे में इस्तेमाल करूं आपको तकलीफ होगी? आपके वालिद आज तक ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपकी वालिदा इस तरह नहीं अमीर अब्बास गुफ्तगू साहब आप मुझे आप बता कितनी- दें ये पार्लियामेंट मेरा ख्याल है कि नहीं है? अली आपको मेरा अब्बास हवाला साहब बताएं ना जी। एम्पायर बन जाए ताकि प्रोग्राम आगे चले। मुझसे सालसी, दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे सालसी करवा रहे हैं। वैसे आप चले नामुनासिब कह सकते हैं, लेकिन गैर पार्लिमानी तो मेरा ख्याल है बड़बड़ाना, बहुत शुक्रिया, ये बहुत भी हम शुक्रिया। इस्तेमाल करते हैं। आपने अमीर अब्बास नामुनासिब साहब कह कहते सकते हैं, मैं लेकिन इनसे माजरत कर नामुनासिब लेता हूं, कह क्योंकि सकते हैं इनकी तो- शान में गुस्ताखी चलें, हुई है। आपका अब कद हमने बड़ा हो facts गया। क्लियर कर लिए, आपका तो मैं इनसे कद बड़ा हो माजरत गया कर अली लेता हूं, परवेज इनकी मलिक साहब। शान में गुस्ताखी हुई, पर अपनी बारी पे अपने कंटेनर के, अपने लीडर की जो कंटेनर की तकरीरें हैं ना, उसके ऊपर भी चलें। थोड़ी नदामत और शर्म का इजहार कर देंगे ये। अच्छा, अब गुजारिश इस तरह से है कि ग्रोथ का जो ये 6% बयानिया बेचने की कोशिश करें नादिया, इसमें 2 टेक्निकल पॉइंट्स हैं और 2 सियासी जी। पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, आपको खुद पता चल जाएगा। जब कोरोना की वबा आई तो आपकी मईशत ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब आपकी मईशत ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगले साल जब वो कैपेसिटी दोबारा ऑनलाइन हुई, क्योंकि वबा की सूरत हाल बेहतर हो गई थी, तो क्योंकि एक स्मॉलर बेस आपके पास मौजूद थी, तो आपको एक बड़ी ग्रोथ नजर आई। हालांकि इन्वेस्टमेंट रेट वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसके अलावा इन्होंने ग्रोथ रेट के लिए रीबेसिंग भी ऑफ द इकोनॉमी की, ये भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अब मैं सियासी बातों के ऊपर आ जाऊं। गुजारिश ये, ग्रोथ इन इट सेल्फ का क्या मतलब होता है? इट मींस नथिंग। जो ग्रोथ को आपको देखना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस नजर से देखना चाहिए कि क्या वो देर पाए, जिसको सस्टेनेबल कहते हैं कि नहीं कहते, और दूसरा ये है कि क्या वो इंक्लूसिव है कि नहीं है, जिसको आप जामे कहते हैं। तो पहली बात तो ये कि कितनी सस्टेनेबल है वो आपके सामने आ गई कि 2 महीने के अंदर जो क्रेडिट कार्ड पे चलती हुई ग्रोथ थी वो किस तरह से मुंह के ऊपर गिरी है। और उसके बाद जामे कितनी थी, या सिर्फ इन्होंने अपने एटीएमओ को नवाजा जो चीनी माफिया के अंदर थे, जो दवाई माफिया के अंदर थे, जो रियल एस्टेट के अंदर थे, या एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई? मेरे ख्याल से उसका चलिए, हतमी ठीक है, जवाब ठीक है। इनको जो जिमनी अली इलेक्शन परवेज पिछले मलिक साहब दर्जन से इसका ज्यादा हतमी गुजरे, जवाब जो है वो उसके अंदर अब्बास मिल गया बख्शी साहब होगा। देंगे। तो काइंडली हर बात ठीक। पे सियासत मत करें, और अगर आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करनी है, मैं इसी तरह आपको उनके भी जवाब दे देता हूं। मैं तो उन्हीं की मैं तो वो कर रही हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे आपकी हुकूमत, अब आपकी हुकूमत है, मैंने बता आप दिया लोगों ने ना पेश आपको। किया जो उसके It स्टैटिस्टिक्स was है वो मैंने आपसे शेयर lopsided, किए। मैं it ब्रेक was दूंगी। lopsided, Let me take a break, credit-driven sir. Let me and take a break, unsustainable. please. It is as simple as Okay, that. allow me to take a break. Allow me to take a break. वापस हाल से जरा बात करते हैं कि अब एक लॉन्ग मार्च हो गई, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। दूसरी लॉन्ग मार्च मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। खास आप हार मान गए हैं या कुछ दानिशमंदाना तौर पे कोई मजीद फैसले लेने का सोच रहे हैं? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और मुझे जानना है कि इमरान खान साहब की अब अगली हिकमत अमली क्या है। वो कहते हैं मजीद इजाज़त मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से तो फिर एक भरपूर किस्म की लॉन्ग मार्च करूंगा, लेकिन फिलहाल जाहिर सी बात है पहले जो कुछ हुआ है उसमें कोई उनकी बेहतरीन हिकमत अमली सामने नहीं आई। और अब्बास बप्पी साहब यकीनन इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं उस वक्त बोल नहीं सकी थी, वो जो एक बहस हो गई थी, तो अमीर अब्बास साहब ये जो आपने साइड ले ली है फौरी तौर पर बोर्ड जो है वो कोई गैर पार्लिमानी नहीं है, लेकिन नामुनासिब तो जरूर है। मैं कह रही हूँ गैर पार्लिमानी नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता। गैर मुनासिब जरूर है। अगर किसी को आप कहेंगे तो कंटेनर के ऊपर तकरीरें थी वो सुनने में अच्छी लगती है, रिस्पेक्टिव नहीं है, रिस्पेक्टिव वे में नहीं है। देखिए, दोनों जो ये शख्सियात है मोहतरम है और ये बहुत मुनासिब गुफ्तगू करती हैं अपनी ज़बान के एतबार से। ये 3 अल्फाज अमूमन हम बोलते हैं उर्दू ज़बान में, और ये उर्दू ज़बान के अल्फाज हैं, ये कोई जंग वर्ड्स नहीं है।
एक है बुड़बुड़ करना जो इन्होंने बोला, एक है बुड़बुड़ाना और एक है बड़बड़ाना। ये तीनों अल्फाज उर्दू डिक्शनरी में शामिल हैं और ये तीनों जो हैं ये इनका माखज़ हिंदी है और इसका मतलब होता है कि मुंह में आप कुछ ना कुछ जैसे ज़ेरे लब किसी को कुछ कह रहे होते हैं और अगले को समझ नहीं आ रही होती। सो ये इस्तेमाल होते हैं, ये मुस्तामिल अल्फाज हैं। लेकिन चले खैर, अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि मैं अगर उनको बुरा लगता है मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ, आई नीडेड इट एनीवेज। बपी साहब जरा आप मुझे बताएगा, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च आपने कर ली, आपने जल्द से जुलूस भी कर लिए, रैलियां भी निकाल ली, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ, बजट भी आ गया, अब आगे क्या इरादे हैं? बीबी मैं सिर्फ एक कमेंट पहले कर दूं और उसको बोर्ड को साइड पे रख देते हैं कि अली मलिक क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। बट अगर वो कहते हैं कि इकोनॉमिक जो एक साथी सर्वे है वो लॉप साइडेड हो गया है, तो ये बताएं इकोनॉमिक अफेयर डे की जो मिनिस्ट्री है वो मेरे पास है या अमीर अब्बास साहब ने बनाई है या नादिया मिर्जा साहब ने बनाई है? वो है तो इसी हुकूमत के पास। आपने इकोनॉमिक सर्वे को अगर लॉप साइडेड करार दे दिया है जो कि आपकी हुकूमत के नीचे बन रहा है, जिसमें 6.1% की ग्रोथ हमारी गवर्नमेंट के टाइम के टेन्योर की आ रही है, तो फिर मेरे पास और कुछ नहीं, आप अपने कंट्रोल खत्म कर चुके हैं। यानी कि आप अपनी हुकूमत में गलत नहीं, डॉक्टर आयशा गौस साहबा ने इसको माना है, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने तस्लीम किया है इसको। नादिया, मैंने नंबर्स को तो चैलेंज नहीं किया, मैंने क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ की बात की है। खुदा के लिए सेनेटर साहब को कोई बादाम शदाम भेजें। अब मलिक साहब होल्ड तो कर यार सब। सो आप ये कह रहे हैं कि उसमें एक्सपोर्ट्स की फिगर गलत है, आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू कलेक्शन की फिगर भी गलत है, आप कह रहे हैं रेमिटेंसेस भी गलत है, आप कह रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो मैंने कब कहा है ये भाई? इस एग्रीकल्चर मैंने कब कहा है भाई? हिकमत अमली पे बात कर लें बप्पी साहब, टाइम मेरे पास शॉर्ट है। पीटीआई की अगली हिकमत अमली पे बात कर ले कोई प्लीज। पॉइंट सिर्फ ये है कि वो सब गलत हो गया। अब आगे लॉन्ग मार्च की भी बात ये है, जब भी लॉन्ग मार्च हुआ करते हैं वो अवाम निकला करते हैं, पार्टीज की 50,000 1 लाख 2 लाख अपनी एक अहलियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फेडरेशन की वाहिद बड़ी जमात है जिसके पास सबसे बड़ी एक वर्कर्स की लीडरशिप है। लेकिन कोई भी लॉन्ग मार्च जो अवाम के साथ होता है उसमें अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना अवामी इन इदारों का राइट होता है, इनकी ड्यूटीज होती हैं। सो अगर हमारे साथ अवाम ने आना है तो हमने उनकी सिक्योरिटी को सबसे पहले वो इंपॉर्टेंस देनी है। अगर इस तरह का बर्बरियत और दहशतगर्दी जो इन्होंने पहले की है वो दोबारा करनी है तो अवाम को इस तरह का वो ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्लियरेंस में नहीं आता कि अवाम को लेके इमरान खान साहब इस्लामाबाद नहीं आ सकते, हम ऑफ कोर्स मूव नहीं कर सकते, क्योंकि जब वर्कर पीटीआई का तो ठीक है जी, लड़ती होनी है। मैंने आपको एक चीज और बता दूं, जिस दिन 25 मई को आए थे वर्कर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आखिरी डी चौक का जो कंटेनर था जब वो हटा दिया गया तो पीछे फौज बैठी थी। यकीन जानिए मैंने अल्लाह से दुआ की वहां पे कि अल्लाह करे खान साहब यहां से वापस चले जाएं, क्योंकि वहां पे एक महाज क्रिएट हो रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर ये आधा पौना घंटा और चलता है तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में बहुत कुछ हो सकता था। चले ठीक है, तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से मशरूत है पीटीआई का लॉन्ग मार्च, तो अभी इंतजार फरमाइए। और थैंक यू वेरी मच अली परवेज साहब, अमीर अब्बास साहब आपका भी, बपी साहब आपका भी। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाजत।